हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। मैं दीपक कुमार आपका दीप एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे साइकोलॉजी एमसीक्यू का पेपर नंबर 3। ठीक है, तो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वर्णित है। तो ऑप्शन दिए हैं 10+2, दूसरा है 10+2+3, तीसरा है 10+3+2 और चौथा और आखिरी है 10+1+4। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो स्वरूप था वो क्या था, 10+2+3। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, विद्यालय संगठन, विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रशासन या उपरोक्त सभी। तो भैया ये जो है आपका उपरोक्त सभी, विद्यालय संगठन, प्रबंधन और प्रशासन तीनों ही आवश्यक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है, क्या समाहित किया गया है। ऑप्शन देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, दूसरा संवैधानिक दायित्व, तीसरा पर्यावरण संरक्षण या उपरोक्त सभी। तो इसका भी है आपका उपरोक्त सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 वर्ष से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या तीनों। देखिए, जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उन्हें आप निरौपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पाँचवा कह रहा है कि विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए देखेंगे कि छात्रों को विद्यालय संबंधित जानकारी देना, दूसरा नवीन विद्यालय के समायोजन की क्षमता विकास करना, या सी है अपराधी बालकों को उचित दंड प्रदान करना, या डी है स्कूल को बच्चों की परंपरा का ज्ञान देना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी हो जाएगा कि अपराधी बालकों को उचित दंड प्रदान करना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 6वां क्वेश्चन कि भाषा को उपयुक्त तरीके से प्रभावित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। देखिए, जैविक विकास का परिणाम, दूसरा उत्तम समस्या समाधान की दिशा में की ओर एक कदम, या तीसरा अनुभवों को प्रकट करने के माध्यम से, या आत्म उन्नति के माध्यम से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी कि अनुभवों को प्रकट करके हम भाषा को क्या करते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। 7वां में लिखा है कि कक्षा नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण विधि जो है वो क्या है। तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहला है कि प्रजातांत्रिक उपागम, दूसरा है प्रभुत्ववादी उपागम, तीसरा है कि छात्रों के दुर्व्यवहार को कम करने के उपाय, और चौथा है आपका निष्पक्ष रूप से विद्यालय के नियम का अनुपालन की व्यवस्था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आंसर है आपका ए, मतलब प्रजातांत्रिक उपागम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 8वां देखते हैं। 8वां में लिखा गया है कि सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क दिया जाता है, कौन सा तर्क दिया जाता है। तो देखते हैं, ए देखेंगे कि छात्रों को आवश्यक ज्ञान उचित रूप से दिया जाए, या बी ऑप्शन छात्रों को उसके चयनित कार्य के लिए तैयार किया जाए, और सी देखेंगे कि नागरिकता और सामाजिक कुशलता परीक्षण दिया जाए, या चौथा भारतीय संस्कृत धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। तो आंसर देखिए, ये जो 8वां है आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा कि भारतीय संस्कृत धरोहर की ओर छात्रों को उन्मुख किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। 9वां देखते हैं। 9वां दिया है कि एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। देखिए, ऑप्शन देखिए कि शिक्षण करना, दूसरा बच्चों का सामाजिक विकास करना, या बच्चों को अनुशासित करना, या छात्रों की संख्या में वृद्धि करना। तो देखेंगे 9वां जो है वो कार्य होता है भैया शिक्षण कराना। ठीक है, बच्चों को शिक्षा देना उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप, अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 1
समझा बुझाकर स्कूल में रखने के लिए प्रेरित करेंगे या मिड डे मील खिलाकर रोकेंगे। तीसरा है कि कारण जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। और डी देखेंगे कोई ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, कि कारण जानेंगे कि बच्चा जो है वो क्यों स्कूल से बार बार भाग रहा है, फिर उस कारण को जानने के बाद हम उसे समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि कक्षा में छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, छुट्टी के लिए कहेंगे, बी समायोजन काल प्रयास करेंगे, या सी संस्था प्रबंधन की आलोचना करेंगे, या डी प्रधानाचार्य को प्रबंधन करने के लिए कहेंगे, मतलब उस प्रबंध करने के लिए उनके कहेंगे। तो देखिए पहले तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ये जो समायोजन जो है, इस समायोजन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, कहा गया है कि आपकी राय में जीवन का प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि प्रतिष्ठित पद व शक्ति, या कठिन श्रम व धनवान बनना, दूसरी गरीबों की मदद करना, या डी प्रत्येक वस्तु की प्रशंसा करना। तो ये जो है आपके गलत ऑप्शन हो गया। अब जो है बी जो आपका बिल्कुल सही है कि कठिन श्रम करना और धनवान बनना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि विद्यालय में कक्षा प्रबंधन ठीक नहीं होना द्योतक है। किसका द्योतक है कि समुदाय में फैली अव्यवस्था का, या छात्रों में कुंठित होने का, या शिक्षक की अकुशलता का, या चौथा है छात्रों की मानसिक योग्यता का। तो ये जो है आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि शिक्षक की अकुशलता का ये एक प्रबंधक, ठीक है, द्योतक होता है। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि शिक्षक को अच्छे कार्य के लिए सबसे अच्छे प्रोत्साहन उपाय निम्न में से क्या हैं। धन व प्रशंसा प्राप्त करना। अगले देखते हैं, बी ऑप्शन है उच्च वेतनमान, या तीसरा प्रशंसकों की प्रशंसा, या चौथा उच्चावृत्तिक स्तर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है आपका पहला कि धन और प्रशंसा पद। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, क्या कह रहा है कि शिक्षा का स्तर गिरने का प्रमुख कारण है। क्या कारण होता है कि गैर जिम्मेदार शिक्षक, दूसरा अभिभावक का असहयोग, या तीसरा छात्रों की अधिकता, या चौथा भौतिक सुविधाओं की कमी। देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका 15 इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि गैर जिम्मेदार शिक्षक जो हैं उसके द्वारा जो क्या है पढ़ाई का स्तर जो है वो गिरने आता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि शिक्षण व्यवसाय के में जाने का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसमें दिया है पहला कि ज्ञान अर्जन करना, कि मतलब ज्ञान को अर्जन करना, आगे जीविका पर अर्जन करना, मतलब जीविका चलाना अपनी। ठीक है, भावी पीढ़ी का निर्माण करना, या सामाजिक प्रतिष्ठा का प्राप्त करना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपको सी हो जाएगा कि भावी पीढ़ी का निर्माण करना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि शिक्षक को अपनी विषय वस्तु को निरंतर नए ज्ञान में का समावेश करना चाहिए, क्योंकि छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकें, या छात्रों को कक्षा में शांत रख सकें, या छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा माने, या अध्यापक की योग्यता का ज्ञान बढ़े। ठीक है, तो 17 में जो है आपका उस ऑप्शन हो जाएगा ए कि छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। ठीक है, जब तक बच्चे को नया नया ज्ञान नहीं दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, जो कि है किसमें है कि छात्र, शिक्षक और सामाजिक परिवेश, या छात्र शिक्षक या पाठशाला, छात्र शिक्षक या ज्ञानार्जन, या छात्र शिक्षक और ज्ञान। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इसका क्या छात्र शिक्षक और सामाजिक परिवेश। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि मातृभाषा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर पढ़ना बेहतर क्यों है? क्यों बेहतर है? ऑप्शन देखेंगे कि पहला है कि बच्चों का आत्मविश्वास विकसित होगा, दूसरा अधिगम सरल हो जाता है, तीसरा कि बौद्धिक विकास में सहायक है, या चौथा बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने से सहायता मिलती है। और ऑप्शन जो है इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा? सी, कि बौद्धिक विकास में सहायक होना। ठीक है, यह है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है? ऑप्शन देखेंगे, मूल्यों पर भाषण देकर, या दृश्य श्रव्य कार्यक्रम दिखाकर, या पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अधिकता से, या धार्मिक बातें करके। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अधिकता से जो है आप छात्रों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का संप्रेषण कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बैठा सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 21 में क्या कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास का प्रथम चरण जो है वो क्या है? वो प्याजी जी ने दिया था। ठीक है, अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया कि बाल मनोविज्ञान का प्राथमिक अध्ययन शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था? फ्रांस, अमेरिका, या जर्मनी, या स्पेन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो आपका सी सही हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि बालक इच्छित दिशा की ओर जाने की क्रिया करता है, यह कार्य प्याजी के किस अवस्था का है? ये जो आपकी ऑप्शन देखेंगे, पहला संवेदी क्रियात्मक अवस्था, दूसरी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या तीसरी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, या चौथी अनौपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है आपका 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसी में ये दिए हैं कि जीन पियाजे ने विकास की निम्न 3 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? संवेदी, पूर्व, मूर्त और अनौपचारिक। इसमें संवेदी जो है वो 0 से लेके 2 वर्ष तक चलती है। ठीक है, अगला देखेंगे, पूर्व जो है वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, और मूर्त जो है वो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, और औपचारिक जो है वो आपकी 12 से 15 वर्ष की आयु तक चलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि व्यक्ति में अपनी भावना व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। कब से? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, या प्रौढ़ावस्था से? ये जो होती है ये बाल्यावस्था से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। इसमें लिखा है कि किस चिंतक के मानना है कि बालक को प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वयं ही सीखने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चिंतक जो लिखा है इसका मतलब है मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। इसका पहला है रूसो, दूसरा है जॉन डेवी, तीसरा है इरविन, और चौथा है फ्रैंके। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, इसका जो ऑप्शन जो होगा वो होगा रूसो, कि रूसो ने ही कहा था ये। ठीक है, क्या कहा था? कि बालक को प्रकृतिवाद के माध्यम से स्वयं को सीखने देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि बालक में निम्न में से कौन सा विकास जो है वो शैशवावस्था में नहीं होता है? तो ऑप्शन देखेंगे, पहला है गामक कौशल, दूसरा है संवेग विकास, तीसरा है मूर्ति चिंतन, या चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, कि मूर्त चिंतन जो है वो शैशवावस्था में विकास नहीं होता है इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें लिखा है कि किस अवस्था में बालक से सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था में बहुत अधिक होती है? कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा जो है वो बहुत ही जल्दी सीखता है? ठीक है, तो वो आपकी होती है शैशवावस्था, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला कह रहा है कि एंडोलिसिस पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन हैं। इसके देखेंगे ऑप्शन है किंग, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है हॉलोवर्थ या तीसरा स्टैनली हॉल। ठीक है, तो 28 का है जो स्टैनली हॉल जी हैं उनकी ये पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 29वां में कह रहा है कि बालक किस अवस्था में रासायनिक खाद अथवा चीनी में अंतर सीख जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे इसके, ऑप्शन है ए संवेदिक क्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, या तीसरी मूर्त क्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो 29 का हो जाएगा आपका डी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो देखते हैं अपना आखिरी प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें लिखा है कि जीन पियाजे के अनुसार किस आयु में बालक अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डी 12 से 17 वर्ष की जो आयु है इसमें बच्चों में अमूर्त चिंतन की जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का टेस्ट ख़त्म होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।